अमेरिका की सत्ता के केंद्र यूएस कैपिटोल हिल में हुआ पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन को अमेरिकन फॉर हिंदूज का दिया गया नाम। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूरे भारत में फेसबुक को बंद करने की दी चेतावनी। सऊदी अरब में कैद एक भारतीय से जुड़े केस की जांच को लेकर आई है टिप्पणी। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर सरकार और राजभवन में फिर गहरा विवाद। सेशन को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उठाए सवाल। राजस्थान में अब 14 जुलाई तक होगी सरसों की खरीद। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बढ़ाई खरीद की अवधि। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किए थे प्रयास। गुजरात के तटों से आज टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय। कई जिलों में अलर्ट। अब तक 74,000 का हुआ रेस्क्यू। शाम 4 बजे से 8 बजे तक टकराने की संभावना। यूपी के कुशीनगर में झोपड़ी में आग लगने से महिला और 5 बच्चों के जिंदा जलकर मौत। रामकोला थाना इलाके के उड़दहा गांव में बुधवार की देर रात लगी थी आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। और गुजरात के तट से आज बिपरजॉय तूफान टकराने की बात सामने आई है। सौराष्ट्र कक्ष के तटीय इलाकों से टकराएगा बिपरजॉय। अलर्ट मोड पर पुलिस है, प्रशासन है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी एक्टिव कर दी गई हैं। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और सेना लगी हुई है। सेना की 33 टीमें गुजरात में लगाई गई हैं। लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज शाम ये तूफान गुजरात के तटों से टकरा सकता है और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलती हुई यहां पर नजर आएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तो लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। अहम खबर, जहां पर आज तूफान टकरा सकता है सौराष्ट्र कक्ष के तटों पर। आज भारी तबाही भी हो सकती है। हालांकि जो रेस्क्यू है वो जल्द से जल्द किया जा सके, इस लिहाज से तैयारियां हैं। एनडीआरएफ और सेना की 33 टीमें यहां पर लगा दी गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीमों को भी एक्टिव कर दिया गया है। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और सेना लगी हुई है और ये तूफान बड़ी तबाही मचा सकता है। उससे पहले ही यहां पर तेज बारिश की भी शुरुआत हो चुकी है। तो गुजरात के तट से आज तूफान बिपरजॉय टकराएगा। सौराष्ट्र कक्ष के तटीय इलाकों से इसके टकराने की बात सामने आई है। और अलर्ट मोड पर पुलिस, प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रख दिया गया है सभी को। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है, जो कि बड़ी तबाही मचा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और आज शाम तूफान के इन तटों पर टकराने की बात सामने आई है। अलर्ट मोड पर पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को कर दिया गया है, ताकि अगर जो नुकसान होता है उससे जल्द उसका रेस्क्यू किया जा सके। और इसी के चलते सभी टीमें यहां पर पूरी तरीके से एक्टिव हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि किसी भी प्रकार का जो डिजास्टर है वो यहां पर ना होने पाए ज़्यादा। और अगर होता है तो इसके लिहाज से भी टीमों को तैयार रखा गया है, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो जल्द से जल्द पूरे किए जा सके। हालांकि बेहद बड़ा ये तूफान, अलर्ट मोड पर पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को कर दिया गया है। आपको हम बता दें कि आज शाम तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटों से टकरा सकता है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 150 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चलने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये तूफान 25 सालों के बाद गुजरात के तटों पर देखा जा सकता है। 25 साल पहले कुछ ऐसा ही तूफान देखा था गुजरात में, जब बड़ी तबाही भी हुई थी। लेकिन 25 सालों के बाद बिपरजॉय एक बार फिर से तबाही मचा सकता है। और इस तबाही से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए टीमों को लगातार लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द अगर कोई नुकसान होता है, डिजास्टर होता है, तो वो मैनेज किया जा सके। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की जो टुकड़ियां हैं उनको तैयार कर दिया गया है, ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सकें। और सबसे बड़ी बात, 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। जो समुद्री इलाके हैं, इनके किनारों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें।
जहां पर साफ तौर पर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और गुजरात के तट से ये टकराएगा, जिसके बाद पूरी तैयारी कर ली गई है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को कर दिया गया है। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गुजरात के तट से आज टकराएगा बिपरजॉय तूफान और जिसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज किया जा सके। सेना की टुकड़ियां भी लगाई गई हैं, सुरक्षित जगह पर लोगों को पहुंचाया गया है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन साफ तौर पर। मुंबई से हमारे साथ में चंद्रभान जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, आज मुंबई के भी जो बीचेस है, चाहे जुहू बीच की बात करें या अन्य जगहों पर जो भी तटीय इलाके हैं, इन सभी जगहों पर बड़ी सुरक्षा है, लोगों के आने जाने पर पाबंदी है, क्योंकि इसका सीधा असर मुंबई में भी देखने को मिल सकता है। क्या तैयारी है फिलहाल और मौसम कैसा है? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, आवाज आ रही है जी चंद्रभान। मुंबई का जो हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, आज 15 जून का जो प्रशासन ने हाई टाइड का समय रखा था 10:30 बजे का, उस समय बीत चुका है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं समुद्र में किस तरह का हाई टाइड, किस तरह की उछाल, किस तरह का लहरों को रौंद के सड़क तक पहुंचने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं ये दीवार जो है, इस दीवार के पार तक लहर उस सड़क तक जाएगी और इसे हाई टाइड के स्वरूप में देखा जा रहा है। 10:30 बजे का समय दिया गया था हाई टाइड का, कि 10:30 बजे अलर्ट किया गया था। और देख सकते हैं आप लाइफ गार्ड जो यहाँ खड़े हैं, इस वक्त मौजूद है लाइफ गार्ड यहाँ खड़े हैं, यहाँ ऊपर खड़े हैं, जो प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है कि ये लाइफ गार्ड यहाँ तैनात किए गए हैं कि लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालने की तैयारी यहाँ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं समुद्र का जो रौद्र रूप है, वो दुकानें जो समुद्र के किनारे दुकानें यहाँ बनी है, वो दुकानें तक पानी में डूब चुकी है। बिल्कुल साफ तौर पर यानी रौद्र रूप जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव है? लोगों को आने जाने पर रोक लगाई गई, बताया गया था कि पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो लोग यहाँ पर रहते थे वो भी सुरक्षित जगह पर चले जाएं और साथ ही जो लोग घूमने फिरने आते थे उन्हें भी रोका जा सके। चंद्रभान जी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। ये हवा की तेज लहरों की वजह से हमारा जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हवा की जो तेज लहर 150 किलोमीटर की तेज लहर से ये लहर चल रही है। गुजरात में इस वक्त गुजरात, जूनागढ़, कच्छ में बारिश हो रही है लहर के साथ, लेकिन मुंबई में अभी तक बारिश का कोई लहर, सिर्फ लहर दिख रही है, हाई टाइड दिख रही है। यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन क्या तेज हवाएं भी चंद्रभान मुंबई में देखने को मिल रही है? क्या इस तरीके के मौसम में कोई बदलाव देखने को मिला है? बदलाव दिख रहा है। धूप के साथ तेज लहरें, तेज हवाएं चल रही है। और प्रशासन ने आज पूरे जो मुंबई के समुद्र किनारे हैं, सब पुलिस बंदोबस्त, एनडीआरएफ की टीम, लाइफ गार्ड, इनको खड़ा तैनात कर दिया गया है कि किसी को भी समुद्र के किनारे आने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चंद्रभान, अगर गुजरात की बात करें तो सबसे ज्यादा खतरा वहां पर है, इस लिहाज से वहां पर सेना की टुकड़ियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी एक्टिव हैं। क्या इस तरीके की तैयारी मुंबई के तटीय इलाकों पर भी की गई है ताकि अगर कोई अनहोनी होती है, अगर इसका बड़ा असर होता है, तो ऐसे परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां क्या है वहां पर फिलहाल प्रशासन की ओर से? बंगाल से जो ये निकलने वाला था, बंगाल से होते हुए गुजरात से फिर महाराष्ट्र आने वाला था। तो मेरे ख्याल से सरकार यहाँ पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। एनडीआरएफ की टीम हमारे हर जगह, जहाँ जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, जुहू, हम इस वक्त खड़े हैं दादर चौपाटी पे, वहाँ
पूरी तरह से सरकार उस और दुरुस्त है कि हर तरीके से हम उसका जो रूप स्वरूप है उसके हिसाब से हम यहाँ तैयारी में है कि किसी तरीके का कोई नुकसान ना होने दिया जाए। गुजरात में जिस तरह बारिश हो रहा है यहाँ उस तरह बारिश नहीं हो रहा है। सिर्फ तेज लहरें आप देख सकते हैं कि तेज लहरों का स्वरूप विकराल है। जो ये लहरें इस दीवार से टकरा के वापस चली जा रही है। इसी और हाई टाइड होएगा तो ये दीवार को पार करके भी लहरें जा सकती हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए खतरा जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन चंद्रभान ये भी जानना चाहेंगे कि गुजरात में तटीय इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ किया गया है? क्योंकि कई मछुआरे समुद्रों के किनारे रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं, ऐसे में क्या इन लोगों को कहीं सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है या फिलहाल ये लोग अपने घरों में रह पा रहे हैं? प्रशासन ने यहाँ के लोगों को हाई अलर्ट करके रखा है। समुद्र के किनारे जो मछुआरे रहते हैं, कोली समाज के, जो अग्री समाज के, उन्हें इसका हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है। वो इन लहरों के करीब रहते हैं। इन लहरों की रफ्तार, इन लहरों की ढाई गई सब कुछ उन्हें पता है। इन लहरों से क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि समुद्र के वो राजा कहलाते हैं यहाँ के जो कोली समाज, आगरी समाज है। उन्हें पता है समुद्र को हम किस तरह से शांत कर सकते हैं, समुद्र के किस तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो उन्हें पता है, वो खुद यहाँ से दूर रहते हैं और इस समय पे फिर वापस अपनी उन जगह पे आ जाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए रफ्तार जो है वो हवाएं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रभान अधिक जानकारी के लिए। तो गुजरात के तट से आज बिपरजॉय तूफान टकरा सकता है और मुंबई में भी इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में इसके पहुंचने की बात सामने आई थी, लेकिन फिलहाल हाई टाइड्स यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन तेज हवाएं लगातार लोगों के माथे पर चिंता के लकीरें लेकर आ रही हैं। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आज चक्रवात बिपरजॉय लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सौराष्ट्र कक्ष के तटीय इलाकों से इसके टकराने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलर्ट मोड पर इन सभी को किया गया है और तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज तूफान बिपरजॉय तटीय इलाकों से टकरा सकता है और सौराष्ट्र कक्ष के तटीय इलाकों से टकराएगा तूफान बिपरजॉय। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिसके चलते पूरी तरीके से यहां पर तैयारी कर ली गई है। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से आपको हम बताते हैं। कानपुर से एक अहम खबर सामने आई है। वरिष्ठ पत्रकार गुलनाज रशीद के पिता का इंतकाल हुआ और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर के न्यूज की वरिष्ठ सहयोगी गुलनाज के पिता का निधन हुआ है। 73 वर्ष की उम्र में अब्दुल रशीद का निधन हो गया। ये दुखद खबर सामने आई है। हार्ट अटैक के चलते अब्दुल रशीद का निधन हुआ है। परिजनों की ओर से ये जानकारी दी गई है और बड़ी ईदगाह कब्रिस्तान में तफ्तीन का वक्त 5 बजे तय किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार गुलनाज रशीद के पिता का निधन, नगर निगम कब्रिस्तान में किए जाएंगे सुपुर्द खाक। ये दुखद खबर सामने आई है। पहले भी 2 बार रशीद को अटैक आ चुका था। परिजनों की ओर से जानकारी दी गई है और लाल बंगला पोखरपुर से 4 बजे रशीद का जनाजा उठेगा। के न्यूज की वरिष्ठ सहयोगी गुलनाज के पिता का निधन हो गया है। कानपुर से ये दुखद खबर आपको हम बता रहे हैं और के न्यूज की वरिष्ठ सहयोगी गुलनाज के पिता का निधन हुआ है। 73 साल की उम्र में उनके पिता ने अपनी अंतिम सांस ली है। 73 वर्ष की उम्र में अब्दुल रशीद का निधन हो गया है। हार्ट अटैक के चलते अब्दुल रशीद का निधन हुआ और इसके पहले भी 2 बार उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था। और बड़ी ईदगाह कब्रिस्तान में तफ्तीन का वक्त शाम 5 बजे का तय किया गया है। कानपुर से ये दुखद खबर।
और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। चुनाव से पहले कांग्रेस का रुख दलित वोटर्स की ओर है। दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए शिविर लगाएंगे, दलित समाज को जोड़ने के लिए गांव में शिविर लगाएंगे, वोटरों को जोड़ने के लिए गांव में शिविर लगाएगी कांग्रेस। दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए शिविर लगाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दलित समाज को जोड़ने के लिए गांवों में शिविर लगाए जाएंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और चुनाव से पहले कांग्रेस का रुख दलित वोटर्स की अब ओर है। देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना रुख दलित वोटर्स की ओर किया है और वोट बैंक को जोड़ने के लिए शिविर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दलित समाज को जोड़ने के लिए गांव-गांव जाकर कांग्रेस पार्टी शिविर लगाकर उनके साथ जुड़ेगी और उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए यहां पर अहम कदम उनकी ओर से उठाए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। तो दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए शिविर लगाए जाने की बात और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये पहल की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस का रुख दलित वोटर्स की ओर है। अहम खबर आपको बता दें, दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि दलित समाज को जोड़ने के लिए गांव में शिविर लगाएंगे और वोटर्स को जोड़ने के लिए गांव में शिविर लगाएगी कांग्रेस। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पवन तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने भी जोर शोर से शुरू कर दी है। देखिए, एक तरफ चाहे यूपी हो या एमपी, कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहां हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब दलित वोटर्स को भी अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए अब बताया जा रहा है कि गांव-गांव जाकर शिविर लगाएगी कांग्रेस पार्टी। जी, आपको बता दें, जो कांग्रेस पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव की तैयारियों के लिए जुट गई है और इसके जो प्रदेश अध्यक्ष है ब्रज, वो लगातार दलित वोटरों को तरफ जोड़ने के लिए अपना भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत वो गांव-गांव लगाएगी और दलितों से सीधा संवाद करेगी और उनको कांग्रेस से जोड़ने का पूरा प्रयास करेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से पता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद जो लोग हैं उसमें, और जो उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव जीतना है तो दलितों को अपने साथ साधना होगा। जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार अब दलितों को अपनी पार्टी में लाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, उससे कांग्रेस काफी उत्साहित है और 2024 की जो तैयारियां हैं उसमें जोर शोर से जुटी हुई है। कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है, हम सभी पार्टियां इस बारे में जानती है कि जो उत्तर प्रदेश है इसमें दलित वोटर काफी निर्णायक भूमिका में है और इसलिए इनको अपनी तरफ खींचना काफी जरूरी है। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो दलित वोटर्स को अपने पाले में लाना होगा, जिसको समझते हुए कांग्रेस ने इसके लिए गांव-गांव जाकर शिविर लगाने की बात कही है। बूथ लेवल पर कमेटियां भी बनाई जाएंगी और जो दलित वोटर हैं, उन जो पहले कांग्रेस के परंपरागत वोट थे, उनको फिर से कांग्रेस में जोड़ने का पूरा प्रयास ब्रजलाल खाबरी करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये पहल काफी बड़ी है और ऐसे में ये भी बहुत अहम हो जाता है कि जो दलित वोटर है वो भला जो कौन सी पार्टी है जिसकी ओर रुख कर सकता है, क्योंकि अब तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स बहुजन समाज पार्टी के साथ अब तक सबसे ज्यादा रहा है। लेकिन अब क्या उनके इस वोट बैंक में सिंधमारी कांग्रेस की सफल होगी, ये भी बहुत अहम है। जी, आपको बता दें, जो दलित वोटर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में 5 से 10 साल पहले जो है बसपा के सपोर्टर माने जाते थे, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है और लोगों को ये पता है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों इन्हीं के बीच में होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार चिंतन और शिविर करके जो है दलित वोटरों को अपनी ओर भिजाने का प्रयास कर रही है। चाहे दलित महापुरुषों का सम्मान की बात हो, उनके जन्मदिन के अवसर पर भव्य कार्यक्रम बनाने की बात रही हो, तो भाजपा भी लगातार सभी प्रयास कर रही है कि दलित वोटर उनके साथ जुड़े। वहीं कांग्रेस भी अब इसमें कूद पड़ी है और कांग्रेस भी लगातार दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत है और वो इसके लिए गांव-गांव में जाकर दलितों से सीधा संवाद करेगी, शिविर लगाएगी और उनके यहाँ राज्य प्रवास जैसे कार्यक्रम भी करेगी। और कुल मिलाकर जो राजनीति है उसमें दलितों का काफी अहम रोल है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां अपनी ओर इनको खींचने में लगी हुई हैं। फिलहाल अभी जो पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें दलित वोटर ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत
मिला था। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है कि वो वोट बैंक जो है उनका बरकरार रहे। वही कांग्रेस पार्टी नई अपने इसको जो है दलित वोटर को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से यह अहम प्रयास माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिर दलित वोटर्स किसकी ओर रुख करते, काफी अहम होगा। पवन बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल यह अहम जानकारी अपने दर्शकों को हम बता दें, जहां पर दलित समाज को जोड़ने के लिए अब गांव-गांव जाकर कांग्रेस पार्टी की ओर से शिविर लगाए जाएंगे, ताकि लोकसभा के चुनाव में वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का बढ़ सके और दलितों का साथ भी कांग्रेस पार्टी को मिल सके। तो 2024 के चुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दी गई है। चुनाव से पहले अब दलित वोटर्स की ओर कांग्रेस का ये रुख आगे भला उन्हें कितना फायदा दिलाता है, ये बेहद अहम बात होगी। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि दलित समाज को जोड़ने के लिए गांव में शिविर लगाए जाने की बात सामने आई है। और लखनऊ में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस का रुख दलित वोटर्स की ओर है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस का रुख दलित वोटर्स की ओर, दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए शिविर लगाए जाने की बात सामने आई है। तो दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए शिविर लगाए जाने की बात सामने आई है। दलित समाज को जोड़ने के लिए गाँव में शिविर लगाए जाएंगे। और लखनऊ में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। चुनाव से पहले कांग्रेस का रुख दलित वोटर्स की ओर है। तो दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए शिविर लगाए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर सपा ने बनाई 2024 की रणनीति और सपा प्रमुख की लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक। पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में जुटने की तैयारी की बात सामने आई है। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सपा की 2024 को लेकर ये अहम रणनीति सामने आई है और कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस होगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और समाजवादी पार्टी की ओर से रणनीति बनाए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, सपा ने 2024 की रणनीति बनाई है और साथ ही सपा प्रमुख ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर हमारा फोकस होगा। और बैठक भी हुई है। पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में जुटने की तैयारी को लेकर भी अहम बात सामने आई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये अहम खबर आपको हम बता दें। और सपा प्रमुख की लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में जुटने की तैयारी की बात सामने आई। फिलहाल ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा ने 2024 की रणनीति बनाई है और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस करने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में जुटने की तैयारी। और पवन तिवारी हमारे साथ में लगातार इसी खबर पर बने हुए। पवन, समाजवादी पार्टी भी 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ जुटने की कोशिश उनकी ओर से भी जारी है। क्या जानकारी है आपके पास? जी, समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज लोकसभा के जो प्रभारी हैं उनके बीच में और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ यहाँ पर आज लखनऊ में मीटिंग है। मीटिंग में जो है उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा जो संसद जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारियों की चर्चा की जाएगी।
लोकसभा प्रभारियों को बुलाया गया है और उनसे रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोगों को टिकट बांटे जाएं और क्या किया जाए जिससे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। आपको बता दें, पूर्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 36 सीटें जीत चुकी है। उस प्रदर्शन को दोबारा दोहराना समाजवादी पार्टी के लिए इस बार का प्रश्न बना हुआ है और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जो है दौरे और मीटिंग का क्रम लगातार जारी है। इसी सिलसिले में आज लखनऊ में लोकसभा प्रभारियों व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के बीच में एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग में जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनाई जाएंगी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको कैसे जीता जाए। समाजवादी पार्टी लगातार लोगों के बीच में जा जाकर अपना पहचान अपनी जो है लोकसभा की तैयारियां कर रही है। अभी बीच में ही उन्होंने जो वोटर लिस्ट में जो खामियां थी, जो वोटर लिस्ट में जो नाम छूट गए थे उसको लेकर लोगों के यहाँ जाने का प्लान बनाया है कि जिन वोटरों के नाम छूट गए हैं उनको वोटरों का नाम लिस्ट में जुड़वाने के साथ ही उनसे सीधा संवाद करेंगे और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में और अधिक मजबूत बनाने के लिए इन लोगों को फिर से समाजवादी पार्टी में जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह देखा जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई क्योंकि उसको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जिस तरह की केंद्र में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उस हिसाब से देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव उसको जीतना काफी मुश्किल होगा। इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा प्रयास कर रही है और अपना जो है बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए लगातार लोगों के बीच में जा रही है। इसके लिए बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए वो लोगों के बीच जा रही है। इसके साथ ही जो विपक्षी एकता लोग बना रहे हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी की सहभागिता साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन पवन, सबसे बड़ी बात यह कि चाहे निकाय चुनाव हो या इससे पहले जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, हम सब ने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई। हालांकि लगातार वो जीत का दावा कर रहे थे, अलग अलग तरीके के प्रयास भी हुए थे, नए नए गठबंधन भी हुए थे, बावजूद इसके साइकिल पंचर हुई। क्या लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी 24 में जरा भी मुश्किलें बीजेपी के सामने खड़ी कर सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है और विधानसभा चुनाव को चाहे देखा जाए या नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी ने टक्कर दी। हाँ, यह है कि कुछ मामूली वोटों से समाजवादी पार्टी पीछे रह गई है। सीटों में सीटें जीतने में नंबर गेम उनके कम है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर भी है। लेकिन जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता बिखरती हुई दिख रही है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और अन्य विपक्षी पार्टियां उससे काफी पीछे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है कि वो अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे और उत्तर प्रदेश में जो उसका लक्ष्य है उससे ज्यादा सीटें जीतने के लिए वो तैयारियों पर लगी हुई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी और या अन्य कोई भी पार्टी जो भी उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां हैं वो आपस में बिखराव की वजह से काफी कमजोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल है और भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देने में सक्षम है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसकी वो काफी मजबूत है और जो अखिलेश यादव है इनको अन्य पार्टियों से और गठबंधन के बारे में सोचना होगा, उसके बाद ही जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल, फिलहाल कितनी मुश्किल बढ़ाते हैं तो आने वाले वक्त में चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। फिलहाल बने रहेगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में आपको बता दें कि सपा प्रमुख भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं और पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में जुटने की तैयारी में है। आम खबर आपको बता दें जहां पर समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस कर रही है और जिसके चलते लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग निर्देश भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से दिए जा रहे हैं। आम खबर आपको बता दें जहां पर सपा प्रमुख के लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम बातचीत भी हुई है, कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। ये अहम खबर आपको बता दें, पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में जुटने की तैयारी है। पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में जुटने की तैयारी की बात सामने आई है और समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ा सकती है, सबको लेकर वो भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ही सबसे प्रमुख दल जो बीजेपी को टक्कर देता हुआ नजर आता है। ऐसे में लगातार यहाँ पर
जो बैठकें हो रही हैं, जो नए निर्देश मिल रहे हैं, जो नई रणनीतियां बन रही हैं, इन सब से कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी ये तो चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन पूरी ताकत के साथ में, अपने पूरे जोशो होश के साथ में समाजवादी पार्टी भी 2024 के चुनाव में लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने पर ही समाजवादी पार्टी का फोकस भी है। तो लखनऊ में सपा ने बनाई 2024 की रणनीति। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 2024 की रणनीति बनाई गई है और सपा प्रमुख की लोकसभा प्रभारियों के साथ में बैठक हुई है। और अहम खबर आपको हम बता दें, पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में जुटने की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस भी होगा। और समाजवादी पार्टी ने 2024 की रणनीति बना ली है। लखनऊ में सपा ने 2024 की रणनीति बनाई है ताकि आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर काबिज हुआ जा सके और सपा प्रमुख के लोकसभा प्रभारियों के साथ में बड़ी बैठक भी हुई है। तो यह आम जानकारी और पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में जुटने की तैयारी सपा प्रमुख की ओर से की जा रही है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि 9 वर्ष पूर्ण होने पर संबोधन कर रहे हैं अयोध्या में। इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आपका आज से शुरू होगा गांव चलो अभियान। आप सांसद संजय सिंह अभियान की शुरुआत करेंगे। 360 ग्रामीण विधानसभा से होकर गुजरेगा अभियान। बता दें कि राजधानी लखनऊ में अभियान का समापन होगा और ये खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर, जहां पर लखनऊ में आपका आज से शुरू होगा गांव चलो अभियान और 360 ग्रामीण विधानसभा से होकर गुजरेगा ये अभियान। आप सांसद संजय सिंह अभियान की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ में अभियान का समापन होगा। आप सांसद संजय सिंह अभियान की शुरुआत करेंगे। गांव चलो अभियान कार्यक्रम शुरू होगा। आप सांसद संजय सिंह करेंगे अभियान की शुरुआत। आप सांसद संजय सिंह अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है आम आदमी पार्टी का गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है, कब इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? जी, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। इसको देखते हुए जो आम आदमी पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल हैं, वो आज से ये जो है गांव चलो अभियान शुरू करेंगे। इसका शुभारंभ जो है आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, प्रदेश प्रभारी हैं संजय सिंह, वो उरई जनपद से करेंगे। लगभग 132 दिन तक यह जो है कार्यक्रम चलता रहेगा और लखनऊ में इसका समापन किया जाएगा। कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी है वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है और वो जानती है कि जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो मुख्यतः जो वोटर है वो ग्रामीण है।
तो ग्रामीणों के बीच जब तक अपनी पैठ नहीं बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उनको जो है उचित सफलता नहीं मिल पाएगी। जिसको देखते हुए ये जो है पंचायत प्रकोष्ठ ने गांव चलो अभियान शुरू किया है और ये लगभग 80,000 गांवों से गुजरेगा। उनका जो प्रमुख मुद्दा है गांव में जाने के बाद वो जनता से पूछेंगे कितने साल बीत जाने के बावजूद भी उनको अब तक जो नगर पंचायतों में और नगर निगमों में जो सुविधाएं मिलती है वो क्यों नहीं मिली, और वो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठाएगी और लोगों से सीधा संवाद करके उनसे जुड़ने का प्रयास करेगी। आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जो ये लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो सभी गाँव हैं उसमें मतने का काम करेंगे और लोगों जो ग्रामीण लोग हैं उनको आम आदमी पार्टी की नीतियों और रीतियों से समझाने का प्रयास करने के साथ ही पवन, जिस तरीके से बीजेपी बूथ स्तर पर जा जाकर लोगों को लुभाने का काम करती है या बूथ स्तर पर जाकर जिस तरीके से बीजेपी काम करती है, क्या उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है? जी, आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करने का जो कोई भी मौका उसको छोड़ना नहीं चाहती। इसी कड़ी में जो ग्रामीण अंचल है जहां पर अभी तक आम आदमी पार्टी को उसके हिसाब से सफलता नहीं मिल पाई है, तो अब आम आदमी पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जिस तरह आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है उसके बाद उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूती से जमाने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। नगर निकाय चुनावों में भी वो लगातार उन्होंने जो है चुनाव और अब जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उतर रही है, क्योंकि तो लोकसभा चुनाव जो है वो काफी व्यापक चुनाव होता है और उसमें ग्रामीण मतदाताओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसको देखते हुए जो आम आदमी पार्टी है, पंचायत प्रकोष्ठ है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अब जो है लोगों से आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की अपील करेगी। जी बिल्कुल पवन, अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो लखनऊ में इसका समापन होना है, कब इसका समापन होगा? क्या केजरीवाल पहुंच सकते हैं समापन कार्यक्रम में? ऐसा कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? ये आपको बता दें कि यह 15 जून से शुरू होकर लगभग 25 अक्टूबर को इसका समापन होगा और इसका समापन किया जाएगा। अब ये जो है जो कार्यक्रम 132 दिन का चलेगा, इसमें कितने लोग इनसे जुड़ते हैं, कितना इसको सफलता मिलती है और इस पे जो है काफी निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर लास्ट टाइम पे आएंगे कि संजय सिंह इसका समापन करेंगे। फिलहाल 132 दिन का ये कार्यक्रम है जो कि 15 जून आज से यानी शुरू हो रहा है, 25 अक्टूबर तक ये चलेगा। 25 अक्टूबर को लखनऊ में इसका समापन किया जाएगा। इस समापन के अवसर पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता तो उपस्थित रहेंगे ही। अभी अरविंद केजरीवाल का आना तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर पार्टी व्यापक स्तर पर इसमें जन समर्थन उसको मिलता है और लखनऊ में एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर अगर जो है आने की संभावना होती है, तो हो सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और जो उनके और अन्य बड़े नेता है वो भी लखनऊ पहुंचे, जिससे कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें मतदाताओं के बीच एक संदेश जाए कि आम आदमी पार्टी ही सबसे मजबूत पार्टी है जो भारतीय पार्टी को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे सकती है। इसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार पूरा प्रयास भी कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि राजधानी लखनऊ से इस कार्यक्रम का समापन होगा और सांसद संजय सिंह इस कार्यक्रम की अगवानी करेंगे। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी चूँकि नज़दीक है, ऐसे में ये जो तैयारी है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी छाप आम आदमी पार्टी छोड़ सकती है इस पर। और 360 ग्रामीण विधानसभा से होकर गुजरेगा अभियान। बूथ स्तर पर आपको बता दें कि अभी तक आम आदमी पार्टी अभी तक बीजेपी काम कर रही थी और उसी तर्ज पर अब आम आदमी पार्टी भी बूथ स्तर पर काम करेगी। सांसद संजय सिंह करेंगे।
राजधानी लखनऊ में होगा इसका समापन। लोकसभा चुनावों के लिहाज से आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह अभियान आम आदमी पार्टी के लिए शामिल हो सकता है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट। महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न का मामले में पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट। ब्रजभूषण के खिलाफ दाखिल कर सकती है चार्जशीट। मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है, जिसकी कोर्ट में दाखिल की जा सकती है चार्जशीट। और दूसरी चार्जशीट बालिग रेसलरों की होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जा सकती है चार्जशीट। जिसकी कोर्ट में दाखिल की जा सकती है चार्जशीट। पहलवानों के यौन शोषण के मामले में पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? आज दिल्ली पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर फिलहाल? तो जी बिल्कुल, मैं देखिए आपको बता दूं, लगभग 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में आज चार्जशीट फाइल करेगी। और सबसे अहम कड़ी बताई जा रही है कि पहलवानों के जो मुद्दा है उसको लेकर जो चार्जशीट फाइल होनी है, उसमें पहलवानों की तरफ से एक बयान भी जारी हो गया है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई देरी अगर होती है तो उसमें आंदोलन को उग्र करके आगे बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस आज हाई कोर्ट में भी एक चार्जशीट दायर करने जा रही है जो ब्रजभूषण के मामले में है, और दूसरी तरफ जो पहलवानों के मामले को लेकर राज एवेन्यू कोर्ट में भी एक चार्जशीट फाइल होने जा रही है। अहम कड़ी जोड़ी जा रही है कि दोनों में आज देखने वाली बात है कि दोनों मामले पहलवानों से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, कब तक चार्जशीट दाखिल हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे का समय बताया जा रहा है और 11 बजे के आसपास जो है कोर्ट में ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस के द्वारा जमा कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट इस मामले को लेकर ये तय कर देगा कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी है या नहीं होनी है। दूसरी तरफ पहलवानों के मामले की बात करें, जिसमें दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की थी जंतर मंतर के मामले को लेकर, उसको लेकर भी आज सुनवाई होनी है। और अहम कड़ी दोनों को देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में जब ये चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें सबसे ज्यादा जो है ब्रजभूषण के मामले पर निगाहें होगी और उसमें ये देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण जो है इस मामले में जो है आरोपी बन जाए, ताकि अगर ऐसा पहलवानों की तरफ से एक बयान भी जारी हो गया जिसमें उनको साफ साफ ये बता दिया गया है कि ये आंदोलन फिर आगे तक जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर प्रवेश, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को भी इस बात का अंदाजा है कि उनकी गिरफ्तारी संभवतः हो सकती है। शायद यही वजह है कि उन्होंने यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र में एक शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार को ये जताने की कोशिश की कि उनके साथ कितना बहुमत है और अगर वो जेल जाते हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो। जी देखिए, ये खुलासा आपसे थोड़ी बहुत देर में 11 बजे के आसपास जब चार्जशीट दिल्ली पुलिस फाइल कर देगी उसके बाद हो जाएगा। और इस मामले में जो है कोर्ट क्या प्रवेश 11:46 हो रहे हैं। चार्जशीट कब दाखिल होगी? 11 बजे कैसे हो सकती है? जी देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो दिल्ली पुलिस का टाइम 11 बजे के आसपास का दिया गया है कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 बजे के आसपास जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में फाइल करने का जो समय है उसको देखते हुए अगर कोर्ट में कोई अन्य मामला पहले से प्रोसीडिंग में होगा, उसमें समय होगा, तो हो सकता है ये समय आगे बढ़ जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें 11 बजे का समय था और चार्जशीट जो है। ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि दिल्ली में महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने संभवतः चार्जशीट दाखिल कर दी होगी। जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे कि 11 बजे दाखिल करनी थी। मामले में पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और प्रयागराज से बड़ी खबर बता देते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, अनियंत्रित ओवरलोड डंपर पेड़ से टकराया। प्रयागराज से खबर, जहां पर अनियंत्रित ओवरलोड डंपर पेड़ से टकराया। बालू से लदा था ओवरलोड अनियंत्रित डंपर। हादसे में चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने इलाज के लिए भेजा अस्पताल। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। हादसे में चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा। प्रयागराज से खबर, जहां पर अनियंत्रित ओवरलोड डंपर पेड़ से टकराया। डंपर बाइक को कुचलते हुए नीम के पेड़ में टकराया। ऊंचडीह बाजार उसवा मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बालू से लदा था ओवरलोड अनियंत्रित डंपर। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। हादसे में चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऊंचडीह बाजार उर्वा मार्ग राइस मिल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से खबर, अनियंत्रित ओवरलोड डंपर पेड़ से टकराया। बालू से लदा था ओवरलोड अनियंत्रित डंपर। हादसे में चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इस समय मैं मेजा थाना क्षेत्र के ऊंचडीह में उपस्थित हूं, जहां पर आप देख रहे हैं ये ओवरलोड डंपर। कैमरामैन थोड़ा सा इधर आइए, आप आगे आइए। ये देखिए ओवरलोड डंपर आप देख रहे हैं, जो कि एक पेड़ देखिए नीम का पेड़ है, इसे टकराई और देखिए जड़ सहित, ये जड़ है, जड़ को उखाड़ते हुए ये आगे बढ़ी और रॉन्ग साइड से ये ट्रक आ रही थी। और सबसे बड़ा मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके नीचे हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोपहिया वाहन कैसे फंसा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। ये देखिए कि दोपहिया वाहन फंसा है। दोपहिया वाहन जो चालक था उसका पूरा पैर फ्रैक्चर फंसा था, स्टेपनी लगा के निकाला गया उसको और तब जाके उसको हॉस्पिटल भेजा गया। गंभीर रूप से वो दोपहिया वाला घायल है, वो जिंदगी और मौत के बीच इस समय हॉस्पिटल में जो है जूझ रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक कारनामा है मेजा क्षेत्र में, जो ओवरलोडिंग पे लगाम नहीं लग पा रही है। और यहाँ पे जो है एक बड़ी घटना होते होते जो है बची है। यहाँ 8-10 लोग सो रहे थे, रात 11-12 बजे का वक्त था
और ये नीम का पेड़ जो है देखिए जड़ सहित ये उखड़ के सामने आई है। और यहाँ दादाजी मौजूद हैं, उस समय ये मौजूद थे, ये बताएंगे कि क्या हुआ था उस समय। जी बताइए क्या उस समय अनियंत्रित ट्रक हाईवा जो है आ रहा था, एक आदमी बगल से था, वो बोला कि यह अनियंत्रित होके जा रहा है, आप लोग सावधान हो जाइए। और सावधान होने की बात सोची जाती, उसके पहले घटना घट गई। आप लोग यहाँ मौजूद थे? हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमारा मकान है, हमारे वो रिश्तेदार थे, और 2.5 घंटे तक वो उस आदमी का पैर फंसा रहा हाईवा के नीचे। मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल के नीचे उस आदमी का पैर फंसा था 2.5 घंटे। 2 जेसीबी आई, उससे काम नहीं हुआ, फिर क्रेन मंगाया गया। क्रेन आया तो उसके क्रेन के उठाने के बाद किसी सूरत से उस आदमी का पैर निकला, और पैर निकला तो लुंज पैर निकला, और लुंज पैर निकला। उसके बाद इसमें अस्पताल की गाड़ी में उनको किसी सूरत से लादा, और लाद करके भागे इलाहाबाद ले गए उनको इलाज के लिए। इलाहाबाद ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि इनके पैरों का स्पंदन बंद हो गया है, और इनकी नसों का जोड़ करने वाले अगर कोई अस्पताल हो तो वहां पर इनको ले जाइए, तो हो सकता है कि इनका पैर किसी सूरत से बच जाए, और नहीं तो दोनों पैर कटेंगे। बाबा उस समय मौजूद थे जिस समय ये हमारा दरवाजा है, बड़ी घटना थी जो कि ये ओवरलोडिंग तरीके से घटना घटी है। और आप देख सकते हैं, देखिए सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बालू ओवरलोड लदी है। इस पर अभी तक कोई लगाम नहीं लग सका है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि आपको के हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल है। दोपहिया वाहन आपको बता दें कि गाड़ी में पूरी तरीके से फंस गया था, जिसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ था, जिसे निकालकर बमुश्किल अस्पताल पहुंचाया गया है। और ब्रेकिंग न्यूज पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।